नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी में बन रहे बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टेट का डिफेंस कॉरिडोर भी बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। बेसिकली एरो इंडिया एग्जीबिशन हर साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर देश की अलग अलग एविएशन एंड डिफेंस कंपनीज उनके द्वारा डेवलप की गई एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स के एयर शोज एंड एग्जीबिशंस करते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि पहली बार डिफेंस कॉरिडोर भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एग्जीबिशन विजिटर्स को डिफेंस कॉरिडोर में की जा रही एक्टिविटीज़, पॉलिसीज एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अवेयर करेंगे, ताकि विजिटर्स भी यूपी के अंडर कंस्ट्रक्शन डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को ये भी उम्मीद है कि उनको इस एरो एग्जीबिशन में अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 15 MOUs साइन होते हुए दिखने वाले हैं। करंटली बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए 90% तक लैंड एक्वायर कर ली गई है और इसका काम भी बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है असम गुवाहाटी से, जहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा गुवाहाटी के अमीना गांव में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ के जवानों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम लॉन्च कर दी गई है। इस आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत सीआरपीएफ के जवान और उनके डिपेंडेंट्स अक्रॉस द कंट्री 24,000 हॉस्पिटल्स में कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट बेसिस पर मेडिकल बेनिफिट्स उठा पाएंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 11,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स शामिल हैं। करंटली सीआरपीएफ के जवानों के लिए ओनली 2,000 सीएपीएफ एंड सीजीएचएस हॉस्पिटल्स में मेडिकल बेनिफिट्स की स्कीम अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट सीआरपीएफ और उनके डिपेंडेंट्स के वेलफेयर के लिए खास ध्यान दे रही है, जिस कारण यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इस आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहां पर देश के पहले सोल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट्स माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत राजस्थान स्टेट में पोटाश और साल्ट डिपॉजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज की जाने वाली हैं। बेसिकली सोल्यूशन माइनिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंतर्गत वाटर को साल्ट डिपॉजिट में अंडर वाटर पंप करके साल्ट, पोटाश और अदर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है, और ये प्रोजेक्ट मेनली पोटाश को फाइंड आउट करने के लिए इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, क्योंकि करंटली ऑलमोस्ट इंडिया देश की पूरी पोटाश नीड को इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है। और गवर्नमेंट का कहना है कि राजस्थान स्टेट के नागौर और गंगानगर बेसिन में अप्रोक्सीमेटली 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ह्यूज पोटाश एंड साल्ट डिपॉजिट अवेलेबल हैं, और ये पोटाश एंड सोडियम क्लोराइड जैसी थिंग्स एक्सटेंसिवली केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे में राजस्थान को देश की पहली पोटाश हब के रूप में विकसित करके गवर्नमेंट पोटाश के इंपोर्ट को कम करना चाहती है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव को बूस्ट मिल सके। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर जापानीज बेस्ड आईटी एंड डाटा सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी एनटीटी डाटा ने अनाउंस कर दिया है कि वो यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में टेक जोन 4 में एक डाटा सेंटर को सेटअप करने जा रहे हैं, जहाँ पर एनटीटी डाटा की तरफ से 1,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। ये डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 25 एकड़ के एरिया में फैले स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 6 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा। दोस्तों एनटीटी डाटा करंटली इंडिया में 10 डाटा सेंटर ऑपरेट कर रही है, और रिसेंटली इन्होंने मुंबई में भी एक डाटा सेंटर को सेटअप किया था। और एनटीटी डाटा का ये भी कहना है कि वो उनके इस डाटा सेंटर बिजनेस को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए नेक्स्ट 4 ईयर्स के बीच अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले भी हीरनंदानी ग्रुप की तरफ से ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ के एरिया में एक डाटा सेंटर को सेटअप करने की कमिटमेंट की गई थी, और इस एरिया में डाटा सेंटर सेक्टर में आ रहे इन्वेस्टमेंट को देखकर यूपी गवर्नमेंट भी ग्रेटर नोएडा को एक बिग डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना चाहती है, जिसके चलते जल्द ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर एंड आईटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉलिसी अनाउंस की जाने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यूपी से एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है धुलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर, जहाँ पर धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड यानी कि DICDL की तरफ से धुलेरा सिटी में स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर लिया गया है। ये स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के एक्टिवेशन एरिया में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने के लिए लास्ट डेट 25 फरवरी रखी गई है। बेसिकली धुलेरा के डेवलपमेंट का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और जैसे जैसे धुलेरा में और भी इन्वेस्टमेंट्स आती रहेंगी, वैसे वैसे धुलेरा सिटी और भी डेवलप होती चली जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर एटलीस्ट 7 इंडियन कंपनीज ने अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में अंडर सी टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। बेसिकली कुछ समय पहले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL की तरफ से इस हाई स्पीड कॉरिडोर में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से कल्याण तक 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर और बिड्स इन्वाइट की गई थी,
और इस 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड कॉरिडोर में 1.8 किलोमीटर का कॉरिडोर अंडर सी कॉरिडोर है। और इस अंडर सी कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए NHSRCL ने फिजिबिलिटी एंड जियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए राइट्स एंड जापान की कावासाकी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग फर्म के साथ मिलकर इस अंडर सी कॉरिडोर का स्टैटिक रिफ्रैक्शन टेक्निक सर्वे करके उसकी फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी, जिसके बाद NHSRCL की तरफ से इस अंडर सी कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए प्री बिड मीटिंग इन्वाइट की गई थी और इस अंडर सी कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए 7 इंडियन कंपनीज की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी कि NHSRCL किस कंपनी को इस अंडरग्राउंड कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन का टेंडर देती है। और एज ऑफ नाउ इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 64% सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए गए हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लैंड प्रोवाइड करवाने के बाद महाराष्ट्र साइड में भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो की तरफ से, जहां पर रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अनाउंस कर दिया है कि देश में हाई स्पीड 5th जनरेशन नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए उन्होंने एडवांस टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। बेसिकली रिलायंस जियो ने लास्ट ईयर ये अनाउंस किया था कि वो साल 2021 के सेकंड हाफ में फुली मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क को रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। और उनके 5G नेटवर्क को देश में रोल आउट करने के लिए जियो ने लोकली डेवलप इक्विपमेंट की मदद से 5G नेटवर्क की ट्रांसमिशन स्पीड टेस्ट करनी चालू भी कर दी है। करंटली जियो 411 मिलियन इंडियन यूजर्स को कंट्री में उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और क्योंकि आने वाला समय एक टेक्नोलॉजी एंड स्पीड बेस्ड टाइम पीरियड होने वाला है और इंडिया में अभी भी 300 मिलियन यूजर्स 2G नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में देश में सबसे पहले मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क को लॉन्च करके जियो 2G नेटवर्क यूज़ कर रहे यूजर्स को भी अपने नेटवर्क में लाना चाहता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के थर्ड क्वार्टर में जियो को गूगल एंड फेसबुक जैसी कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद उनको देश में सबसे पहले 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए और भी बूस्ट मिल गया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 5G नेटवर्क एयरवेव्स के स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि जियो कैसे 2021 के सेकंड हाफ में 5G नेटवर्क लॉन्च कर पाता है। और आपको क्या लगता है कि जियो 2021 के सेकंड हाफ में 5G नेटवर्क को लॉन्च कर पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पार्लियामेंट में पेपरलेस बजट को प्रेजेंट करने के लिए एक यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। इस यूनियन बजट मोबाइल ऐप को कस्टमरी हलवा सेरेमनी के दौरान लॉन्च किया गया है, जिसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के गाइडेंस के नीचे डेवलप किया गया है। इस बजट ऐप में 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डीजी और फाइनेंशियल बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स पर डायरेक्ट एक्सेस होगी। बेसिकली गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट में बजट रिलेटेड टाइम पीरियड एंड वर्कलोड को कम करने और इंडियन सिटीजन्स, एमपीज, मीडियास एंड स्टेक होल्डर्स को बजट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक क्लिप में प्रोवाइड करवाने के लिए वो पहली बार देश में पेपरलेस बजट प्रेजेंट करेंगे, जिसके चलते उनकी तरफ से ये यूनियन बजट ऐप लॉन्च कर दी गई है, जो एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर रन करेगी। दोस्तों 1 फरवरी को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रेजेंट करवाने के बाद इस बजट ऐप पर सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसको यूजर्स इजीली प्रिंट, डाउनलोड और देख सकते हैं। तो दोस्तों यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये पेपरलेस बजट प्रेजेंट करना एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।